हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम क्लास 10th के गोधुली 2 का दूसरा चैप्टर विष के दांत, जो कि नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है, इसमें जितने भी पार्ट से क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चन, और गोधुली पार्ट 2 के ये विष के दांत से सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हम दिए हैं। इसका आंसर भी हम देखेंगे एक एक करके सारा क्वेश्चन को और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या है कि कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन यही है। देखते हैं हम क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन का आंसर है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता विष का दांत है। क्या है? विष का दांत है। यह कहानी का शीर्षक यह बताना चाहते हैं कि अमीरी गरीबी का लड़का या लड़की के बीच भेदभाव को बताया गया है। इसमें ये बातें को बताया गया है कि कोई अमीर व्यक्ति है तो कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, और लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव को भी बताया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है, साथ ही पुरुष और स्त्री में लाचारी बताया गया है। पुरुष को अच्छा बताया गया, स्त्री को लाचारी बताया गया। तो ये भी है। और हम जानते हैं कि लड़कियां समाज का एक प्रमुख अंग है। हम लोग ये भी जानते हैं कि लड़कियां जो है समाज का एक प्रमुख अंग है, लेकिन समाज इन परिस्थितियों में उन्हें खोखला बना रही है। समाज इन परिस्थितियों में उन्हें क्या बना रही है? खोखला बना रही है। तथा दूसरी ओर गरीबी समाज को खाई में गिराकर विष का उत्पन्न कर रहा है। तो कहानी की सार्थकता स्पष्ट करने में हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि इसमें अमीरी गरीबी लड़का लड़की के बीच के मतभेद को बताया गया है, ठीक है, भेदभाव जो होता है वो बताया गया है। और समाज में गरीबी को खाई करके मतलब खाई में गिरा कर विष का उत्पन्न कर रहा है। तो कहानी के शीर्षक की सार्थकता यही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन है सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी जो ये सेन साहब के परिवार में जो बच्चे का पालन पोषण होता था उसमें लड़का के लिए अलग नियम था और लड़की के लिए अलग नियम था। यानी लिंग आधारित भेदभाव अपने शब्दों में बताना है। तो क्या ऐसा होता था? चलिए देखते हैं, आंसर देखते हैं इसका। तो है सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। यानी लड़का और लड़की के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए, खेलने के लिए एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उसके बेटे यानी कासू के लिए अलग नियम थे। यानी जो बेटी के लिए नियम था वो बेटे के लिए नियम नहीं था। बेटा बिगड़ा हुआ था, बिगाड़ दिया गया था, क्योंकि उसके लिए अलग अलग नियम रहता था और बेटी को संभालने के लिए, सुधारने के लिए अलग अलग नियम थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि लिंग के आधार पे भेदभाव किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा यानी कासू जो था वो किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा जो था वो जीवन के नियम और घर के नियमों का में अपवाद था। यानी खोखा जीवन के नियम और घर के नियमों के मामले में अपवाद था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहेगा कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो हम कहेंगे खोखा जो है जीवन के नियम और अपने घर के नियम में के मामले में अपवाद था, अलग था। यानी बेटियों के लिए अलग नियम था और बेटों के लिए अलग नियम था। खोखा के लिए अलग नियम था, ठीक है। तो हम इसका देख लिए खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो जीवन के नियम में और घर के नियमों में अपवाद था, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही समझेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार ये क्वेश्चन कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, ठीक है। तो इसको समझ लेंगे अच्छे से। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सेन दंपत्ति
सेन दंपत्ति जो है, ठीक है, सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे। कैसी, यहाँ पे कैसी होगा, कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। ये कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसके लिए कैसी शिक्षा तय की थी। देखते हैं इसका आंसर। सेन दंपत्ति खोखा को इंजीनियर बनाने की संभावनाएं देखते थे। सेन जो थे वो सोचते थे कि हमारा बेटा इंजीनियर बने। क्या बने? इंजीनियर बने, क्योंकि वह उनकी आंखों का तारा था। सेन साहब के ये आंखों का तारा था, यानी एक ही बेटे थे सेन के पास, इसीलिए वो उनके आंखों का तारा था। उनको इंजीनियर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। उसको इंजीनियर बनाने के लिए क्या किया जाता था? ट्रेनिंग दिया जाता था कि ये इंजीनियर कैसे बनेगा, क्या क्या करेगा जो इंजीनियर बनेगा, तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग दिया जाता है। उसका शिक्षा व्यवस्था यह था कि सेन साहब के कंपनी का एक बढ़ई थे। बढ़ई जो होते हैं शर्मा जी, वो लकड़ी को काटते हैं और लकड़ी को जोड़ते हैं, ठीक है। तो बढ़ई घर आकर घंटे उसके साथ ठोक पीट करता था। तो वही सेन साहब के यहाँ जो नौकरी कर रहे थे उसके कंपनी में वहीं का एक बढ़ई थे जो उनके घर पे आकर के ठोक पीट उसके सामने करते थे। किसके सामने? खोखा के सामने ठोक पीट करते थे, ताकि वो क्या करे, खोखा कुछ सीख ले। ये 4-5 साल का लड़का खोखा के सामने में ये सब कर रहे थे और बोल रहे थे इसी से वो क्या करेगा, इंजीनियर बन जाएगा। सोचिए कैसा सोच था सेन साहब का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें क्वेश्चन है क, ख, ग और घ। 4 क्वेश्चन है इसमें, सप्रसंग व्याख्या करें में। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर का गर्व है। यानी सेन साहब की जो लड़कियां हैं वो क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता यानी सेन साहब जो है यानी खोखा के माता पिता को इस बात का गर्व है कि मेरी पुत्रियां जो हैं, हमारी बेटियां जो हैं, लड़कियां जो हैं वो कठपुतलियां हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ के विष के दांत शीर्षक से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? तो विष के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसका लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। इनके बारे में तो हम बता ही दिए हैं परिचय। नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में एक वीडियो बनाए थे, उसके अनुसार बता दिए थे, तो वो भी आप देख सकते हैं नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में। इसके लेखक यानी विष के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है, जो ये कहानी है जो अभी हम उसका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानीकार कहना चाहते हैं कि सेन साहब के बेटे, सेन साहब की जो बेटी है उसको हर प्रकार का तमीज़ सिखाया गया। सेन साहब की जो बेटियां हैं उन्हें हर प्रकार का तमीज़ सिखाया गया। इन्हें हंसने की इजाज़त नहीं थी, ये हंस नहीं सकते हैं, बिना पूछे ये हंस भी नहीं सकते हैं। ये सिर्फ शाम को खेल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कब खेल सकते हैं? शाम को खेल सकते हैं। वो भी उनके माता पिता ही बताएं कि शाम को ही खेलना है, नहीं तो ये खेलती भी नहीं। इन सब गुणों को देखकर माता पिता को इस बात का गर्व था कि लड़कियां कठपुतलियां हैं। इस बात से उसे क्या है? गर्व है उन्हें। इनके माता पिता को इस बात से गर्व है कि हमारी बेटी कठपुतलियां हैं, हमारे कहने के बगैर न हंसती है, न ही खेलती है, न ही किसी काम को करती है, या फिर वो कुछ भी अपना करती नहीं है, बिना पूछे कुछ भी नहीं करती हैं। और ये सब देख करके उन्हें इस बात का गर्व है, साथ ही साथ वो ये समझते हैं कि लड़कियां कठपुतलियां हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। यानी खोखा का जो स्वभाव था उसके अनुसार ही सिद्धांत सेन साहब जो थे अपने सिद्धांत को भी बदल लिए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर है, ये भी विष के दांत से ही लिया गया है, तो वही लिखा गया है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से ली गई है, जिसके कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां हैं जो बिल्कुल सभ्य और अनुशासित हैं। पहले ही हम बताएं कि 5 लड़कियां जो हैं
वो कुछ भी करती है तो माता पिता से पूछ के ही करती है, या फिर माता पिता जो काम को कहते हैं करने के लिए वही करती है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत खोखा बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है। अब ये सोच सकते हैं जिसकी 5 पुत्रियाँ हो, 1 पुत्र हो, तो उसके पुत्र जो होते हैं बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं उनके माता पिता, और बस लाड़ प्यार के कारण ही वो बिगड़ा हुआ है, ठीक ना। अब 1 लड़के हैं तो 1 लड़के को तो बहुत ज़्यादा मानते हैं वहाँ पे। कोई भी व्यक्ति आप गांव में भी देखेंगे कि जिनके पास 1 लड़के हों, 5 लड़कियां हों, तो लड़के को बहुत दुलार प्यार करेगा, इतना दुलार प्यार करेगा कि वो बिगड़ ही जाता है अंततः। तो जिसे अधिक लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है। ये स्वाभाविक है कि किसी को ज़्यादा लाड़ प्यार करेंगे कोई व्यक्ति, तो वो व्यक्ति क्या होता है, बिगड़ जाता है, उसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच हो जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है। उसकी हर गलती में इंजीनियर का सपना दिखाई देता था। उसे ऐसा लगता था अगर कोई गलती भी कर देता था ना खोखा, तो उसके पिता को क्या लगता था, सेन साहब का, कि हमारे बेटा जो है ना इंजीनियर का सपना दिखते रहा है, यानी इंजीनियर बनेगा, इसीलिए ऐसा कर रहा है। इस कहानी में हम बताए होंगे, कहानी आप सुने होंगे, तो फिर उसमें बताया गया है कि उनके पास जो कार थी वो कार के लाइट को फोड़ दिया था खोखा। लेकिन इससे क्या वो सोचा कि खोखा जो है लाइट को फोड़ दिया है और वो अंदर में ये देखना चाहता है कि क्या क्या सब चीज़ें हैं, मतलब ये क्या वो इंजीनियर का सपना देख रहा है, वो बहुत सारे चीज़ों को देखना चाहता है। जबकि हकीकत तो ये था कि वो तोड़ फोड़ दिया था, मतलब गलती कर रहा था। लेकिन उनके पिता को क्या लगता था कि हमारे बेटा जो है इंजीनियर का सपना देख रहा है। अर्थात खोखा की संभावना उसके लिए अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, यानी खोखा को जो संभावना था उसके लिए अपने सिद्धांतों को भी वो बदल लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के क्या करते हैं, आगे चल करके चोर, गुंडे और डाकू बनते हैं। ऐसा कौन बोल रहे हैं, सेन साहब बोल रहे हैं। किसके बारे में, मदन के बारे में बोल रहे हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है, ये प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ के विष के दांत से लिया गया है, जिसका लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ये कहानी जो है विष के दांत, इसके लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि सेन साहब की नई गाड़ी होती है, जो नया मॉडल गाड़ी का नाम होता है एस्ट्रीमल इंड, जो 7500 रुपये में आई है। वहाँ पे 7,500 रुपया लिखा हुआ है, वही 7,500 7500 दोनों सेम ही है। तो ये नई कार है जो ब्लैक कलर की है, जिसका नाम एस्ट्रीमल इंड है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गाड़ी का नाम क्या था, तो हम बोलेंगे एस्ट्रीमल इंड था, ठीक है। या कितने की गाड़ी आई, तो 7500 की आई, ठीक है। तो उसको मदन छूने का प्रयास करता है। मदन जो है गिरधर लाल के बेटे हैं, और सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल जो काम करने आते हैं किरानी के, उनके बेटे हैं। कौन, ये मदन। तो उसको मदन छूने का प्रयास करता है, किसको, वो गाड़ी को, जिसको देखकर ड्राइवर उससे झगड़ने लगता है। उसके यहाँ जो ड्राइवर रहता है वो उससे झगड़ने लगता है। जब मदन छूता है ना, गाड़ी छूने का प्रयास भी ही करता है, कि ड्राइवर जो है झगड़ने लगता है, तथा ड्राइवर मदन को धक्का दे देता है। ड्राइवर क्या करता है, मदन को धक्का देता है, गिरा देता है, वो छूने नहीं देता। और रोबदारी के साथ कहता है कि देखो मदन की माँ, फिर ऐसा हरकत नहीं करने देना। मदन की माँ को बोलता है वो कि ऐसा हरकत फिर से नहीं करने देना। उसी समय सेन साहब के मुंह से निकलता है, उसी समय सेन साहब बोलते हैं कि ऐसे ही लड़के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। कौन बोलते हैं, सेन साहब बोलते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनते हैं, गुंडे बनते हैं, चोर बनते हैं और डाकू बनते हैं। जबकि मदन ने तो कुछ भी नहीं किया, मदन ने सिर्फ ऐसा किया कि वो गाड़ी को छूने गया था। बच्चा लड़का था तो वो छू नहीं सकता क्या, कुछ चीज़ों को लोग देखता है बच्चा तो वो छूता है, वो फोड़ थोड़ी दिया था। सेन साहब के बेटे जो खोखा था वो तो लाइट को ही फोड़ दिया, लेकिन वो तो उसका पुत्र था ना, इसीलिए कुछ नहीं बोला। लेकिन मदन क्या था, मदन गरीब परिवार के बच्चा था, इसीलिए उसको बोला कि ऐसे ही लड़के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये घ नंबर क्वेश्चन 5 का लास्ट क्वेश्चन है। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए
ललक गया। इसका अर्थ है कि जो खोखा था और मदन था, तो मदन खेल रहा था लट्टू, वो खेलने के लिए ललक गया। कौन? खोखा ललक गया। वो अमीर परिवार के लड़का था जो गरीब परिवार के लड़का खेल रहा था, उससे शामिल होने के लिए वो ललक गया। चलिए देखते हैं इसका भी आंसर। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से उद्धृत है। इस पंक्ति के माध्यम से सुप्रसिद्ध नलिन बिलोचन शर्मा जी जो हैं लेखक, वो ये कहना चाहते हैं कि सेन साहब का बेटा जो है कासू, गिरधर के बेटे मदन के जमात में शामिल होने के लिए यानी लट्टू खेलने के लिए मचल उठा था। वो जो सेन साहब के लड़के थे कासू, वो गिरधर लाल के बेटे जो थे मदन के साथ खेलने के लिए, लट्टू के खेल जो खेल रहा था मदन, उसको खेलने के लिए वो ललक गया, मचल गया, जिसे लेखक महोदय ने कहा कि हंस कौओं की जमात में आने के लिए ललक गया। यानी अमीर घर के बेटे जो हैं गरीब घर के बेटों के साथ खेलने के लिए ललक गया। और कासू पूर्व की भांति मदन पर अपना रोब दिखाना चाहा। यानी पहले भी उसने क्या किया था, ये जो था खोखा, वो पहले भी उससे मतलब बार बार झगड़ा कर लेता था। ठीक है, तो जिससे लेखक महोदय ने कहा, ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे थे कि नलिन बिलोचन शर्मा कहना चाहते हैं कि सेन साहब के बेटा कासू गिरधर के बेटे मदन के जमात में शामिल होने के लिए यानी लट्टू खेलने के लिए मचल उठा था, जिससे लेखक महोदय ने कहा कि हंस कौओं की जमात में आने के लिए ललक गया। और कासू पूर्व की भांति मदन पर अपना रोब दिखाना चाह रहा था। यानी पहले भी रोब दिखा चुका था कासू मदन पे, ठीक है, वो बार बार ऐसा ही करता था, लेकिन अभी भी वैसा ही करना चाह रहा था, जिसके कारण क्या किया, मदन और कासू में झगड़ा हो गया। दोनों में झगड़ा हुआ और मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। अब ये सोचो कि गरीब घर के लड़का मदन जो था वो कासू के 2 दांत तोड़ डाला। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि कौवे, ये जो है हंस जो है कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब और उनका मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई। सेन साहब थे और उनके मित्र जो आए थे, जो पत्रकार थे, उनके बीच में क्या बात हुई। पत्रकार मित्र नए किस तरह का उत्तर दिए। ठीक है, जो पत्रकार थे उनके मित्र सेन साहब के, वो किस तरह का उत्तर दिए थे, क्या बोले थे, वही बताना यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आंसर है, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच अपने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बातचीत हो रही थी। यानी सेन साहब थे और उनके मित्र थे, उन सबों के बीच में क्या बात हो रहा था कि हमारे बच्चे क्या करेंगे आगे चलकर, उनके भविष्य के बारे में लोग सोच रहे थे कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, तो सेन साहब अपने मित्र से बराबर कहते थे कि मेरे बेटा इंजीनियर बनेगा। ये बार बार बोलते थे सेन साहब कि हमारे बेटे जो है इंजीनियर बनेगा। इस बात को हमेशा बोलते रहते थे, एक ही बात को वो बार बार बोलते थे कि मेरे बेटे इंजीनियर बनेगा। उसे भी यही बोलते थे मेरे बेटे इंजीनियर बनेगा। यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी उन्हीं के पक्ष में उसी के बीच पत्रकार यानी उसी के बारे में बोल रहा था। तो उसी के बीच में क्या हुआ कि पत्रकार मित्र महोदय से कह दिए कि मैं अपने बेटे को तो बस पहले एक नेक व्यक्ति बनाना चाहते हैं। यानी हम अपने बच्चे को, पत्रकार बोले कि हम अपने बच्चे को सबसे पहले हम ये करना चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को एक नेक व्यक्ति बना दूं, और उसके बाद जो बनना चाहे वो बन सकता है, वो उसके मन पे डिपेंड है। और ये ज़रूरी भी है कि मान लीजिए बच्चे को हम क्यों थोपे कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। ये तो उसे सोचना चाहिए जिसे बनना है, क्योंकि वो अगर सोच करके किसी काम को करता है या फिर कोई भी सपना को पूरा करता है, तो वो अपने दोगुना एनर्जी के साथ उस काम को कर पाएगा और अच्छे से कर पाएगा। ठीक है ना, यानी कार्य कुशल ढंग से कर पाएगा। यहाँ पे भी वही बात हो रहा है कि कार्य जो है अच्छे ढंग से कौन कर पाएगा, जो अपने मन से काम को करेगा। सबसे पहली बात तो उसे नेक बना दीजिए, अच्छे व्यक्ति बना दीजिए, और उसे जब उसके बाद जो बनना है वो बन सकता है। तो वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पत्रकार महोदय यही बात को बता रहे हैं। चलिए उसके बाद क्या क्वेश्चन था उसके बाद,
मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। यानी मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ था, इसमें कहानीकार जो है नलिन विलोचन शर्मा, वो क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। यानी जो महल वाले लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है वो उसके सामान के इर्द गिर्द आगे पीछे भी रहे, आसपास न दिखे, उसके सामान के आसपास नहीं भटके, नहीं रहे। ऐसा सोच है, ये बता रहे हैं कहानीकार। ठीक है, कि ऐसा करते हैं कि झोपड़ी वाले के जो बच्चे हैं उनके कीमती सामानों के आसपास भी न भटके। यानी अमीर व्यक्ति के घर का कोई सामान है तो वो गरीब घर के बच्चे उसके आसपास न भटके। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन जो है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। यानी मदन और कासू जो था, इस दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ था वो कारण क्या था, क्यों झगड़ा हुआ था। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। जब मदन लट्टू खेल रहा था तब क्या हुआ कि कासू लट्टू खेलने के लिए आ गया था। तो झगड़ा का मेन कारण क्या था, लट्टू घुमा रहा था मदन, वही खेल में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। यानी झोपड़ी घर वाले जो होते हैं, यानी गरीब घर के जो लड़का हैं, वो भी अमीर घर के लड़कों से अपमान का बदला ले सकता है। क्योंकि लट्टू जो खेल रहा था वो गरीब घर के लड़का था, लेकिन वो ललक गया खेलने के लिए, सोच रहा था कि हम भी जा कर के खेलें। लेकिन मदन क्या किया, उसका बदला ले लिया था, मतलब खेलने नहीं दिया। और यदि खेलने नहीं दिया तो वो तो हमेशा क्या करता था कासू, कि किसी पे हाथ छोड़ देता था, माँ मम्मी पे पापा पे, उसका आदत ही बना हुआ ऐसा था। तो वो मदन पे भी हाथ छोड़ने का प्रयास किया, छोड़ भी दिया। फिर मदन पे हाथ छोड़ा तो मदन गुस्सा होकर के कासू पे हाथ छोड़ा और 2 दांत तोड़ डाला, जकड़ के मारा, जोर से मारा, ये दोनों दांत टूट गया। ठीक है, तो यही बताना चाह रहे हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। यानी महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई होती है तो हमेशा महल वाले ही जीतते हैं। ठीक है, और दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो वो झोपड़ी वाले भी जीत सकते हैं। इसी के बारे में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है। तो महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई जो होती है, ठीक है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि महल का तात्पर्य अमीर वर्ग है। जो महल वाले व्यक्ति होंगे उसका कहने का तात्पर्य, लेखक का कहने का तात्पर्य ये है कि महल वाले लोग जो होंगे यानी अमीर घर के होंगे, अमीर वर्ग के होंगे, और झोपड़ी वाले गरीब घर के होंगे। ठीक है, लेखक का कहना है कि जब तक गरीब की सेवा नहीं करेगा, यानी लेखक का कहना यह है कि जब तक गरीब की सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होती रहेगी। यानी कोई गरीब व्यक्ति साथ नहीं देगा तब तक गरीब व्यक्ति का क्या होता रहेगा, हार होता रहेगा। लेकिन जिस दिन ये गरीब वर्ग अमीरों की सहायता करना बंद कर देगा, ठीक है, उसी दिन उसका पासा पलट जाएगा। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर गरीब व्यक्ति कोई है तो वो गरीब व्यक्ति दूसरे गरीब व्यक्ति का सहयोग साथ नहीं देगा तो गरीब व्यक्ति तो नहीं जीत पाएगा ना। लेकिन वही गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति का साथ देना छोड़ करके गरीब व्यक्ति का साथ दे देगा तो स्वाभाविक है कि वो जीत जाएगा और पासा पलट जाएगा। यही बात बताना चाह रहे हैं लेखक साहब। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर लाल मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है, ऐसा क्यों करता है। ठीक है, इसका आंसर है गिरधर जो बार बार मदन की पिटाई करते हैं। गिरधर जो है बार बार क्या करते हैं, मदन की पिटाई करते हैं
आज मदन द्वारा खोखा की पिटाई करने पर उसे मारने के बजाय सीने से इसलिए लगा रहे हैं कि उसे पहली बार झोपड़ी वालों की जीत मिली है। ऐसा अनुभव पहली बार हुआ है गिरधर लाल को कि उन्हें ऐसा लगा है कि वो झोपड़ी वाले व्यक्ति भी जीत गए हैं और वह पुराने समय की चलती आ रही परंपरा को घेरे से बाहर आए हैं। पहले जो परंपरा चल रही थी, पुरानी परंपराएं जो चल रही थी कि गरीब व्यक्ति गरीब ही रहेंगे, वो हमेशा मार ही खाएंगे, किसी को मार नहीं सकते हैं या फिर उससे जीत नहीं सकते हैं। लेकिन वो क्या किया, मदन उसका उल्टा कर दिया, विपरीत कर दिया और उन्हें आज़ादी का स्वाद महसूस हो गया। किन्हें? गिरधर लाल को। इसीलिए वो अपने बेटे को क्या किया, छाती से लगा लिया। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। मतलब सभी के बारे में रोल बताना है कि कौन क्या करते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले हम सेन साहब के बारे में देख लेते हैं। सेन साहब का चरित्र चित्रण देखते हैं। तो सेन साहब विष के दांत कहानी का मुख्य पात्र है। सेन साहब क्या है? मुख्य पात्र है यह कहानी का, विष के दांत का। सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। 5 पुत्रियां हैं जो रजनी, आलू, शेफाली और एक हैं, ठीक है, और 1 पुत्र है जिसका नाम है खोखा। ठीक है, वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग नियम बनाए हैं और वह अपने बेटे के में बुढ़ापों का सहारा देखते हैं। वो ये देखते हैं कि बेटियों के लिए अलग नियम है और बेटों के लिए अलग नियम बनाए हैं, और ये देखते हैं कि अपने बेटे जो है उनका, वो देख रहे हैं कि बेटे में बुढ़ापों का सहारा है। यानी बुढ़ापा में उनके सहारा कौन बनेगा? तो पुत्र बनेगा उसके। कौन बनेगा? पुत्र बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा मदन के बारे में। तो मदन के बारे में हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं मदन के बारे में। मदन विष के दांत कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है। मदन क्या है? विष के कहानी का प्रमुख पात्र है, यानी हीरो का रोल लेते हैं। यह इस कहानी का नायक है। पहले ही बताएं, यानी यह इस कहानी का नायक है, हीरो है। यह बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है एवं जब कासू इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन और कासू के बीच लड़ाई होता है, जिसके कारण मदन कासू के 2 दांत तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? मदन कासू के 2 दांत तोड़ देते हैं। यानी वो कभी नहीं डरते उनके पिता से या फिर कासू से, किसी से नहीं डरता है, इसलिए वह नायक भी है मदन। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कासू के बारे में देखते हैं। कासू क्या है? कासू के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो कासू जो है, कासू सेन साहब के बुढ़ापों की आंखों का तारा है। सेन साहब के बुढ़ापों का आंखों का तारा है कासू, यानी सेन साहब के पुत्र कासू है। सेन साहब उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं या बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। पहले ही हम बताए हैं कि कासू को वो क्या बनाना चाहते हैं? इंजीनियर बनाना चाहते हैं। और कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। यानी वो जितने भी नियम बनाते थे, वो नियम का अपवाद कौन था? कासू था। घर का लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। एक लौता बेटा था, एक ही बेटा था सेन साहब का, इसीलिए उसे इतना लाड़ प्यार किया सेन साहब कि वो बिगड़ गया और वह किसी से भी लड़ जाता था, किसी पे हाथ छोड़ देता था। डर उसे था नहीं, क्योंकि वो लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ था। चलिए अब हम देखते हैं गिरधर लाल के बारे में। तो गिरधर लाल जो है विष के दांत के कहानी का मुख्य पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन के पिता हैं। यानी गिरधर लाल जो है सेन साहब के यहाँ किरानी के काम करते हैं और सेन साहब के यहाँ किरानी के काम करते हैं, और गिरधर लाल के बेटे मदन हैं, जो मदन के बारे में तो बता ही दिए। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। यानी जब वो खोखा से लड़ाई करता है, यानी कासू से लड़ाई करता है मदन, तो क्या करता है कि मदन के पिता को वो जो किरानी की नौकरी कर रहे होते हैं सेन साहब के यहाँ, तो उसे निकाल दिया जाता है, नौकरी से हटा दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। पहले ही हम बता दिए हैं कि कौन है कहानी का नायक। आप अपने अनुसार यहाँ पे दे सकते हैं कहानी का नायक कौन है, लेकिन मेरे अनुसार और मुझे ऐसा लगा इस पूरे कहानी में कि कहानी के
जो नायक है वो मदन ही है। तो हमने लिखा मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है। मेरी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है। वह बिना डरे, सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ देता है। वो ड्राइवर से भी लड़ जाता है, उसके बाद बेटे के साथ जो लट्टू का खेल खेल रहा था वो भी खेलते हुए वो क्या करता है कि उससे भी वो लड़ जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। व्यंग्यपूर्ण कहने का अर्थ हुआ कि ऐसी कहानी है जिसमें किसी को हम व्यंग करते हैं। जैसे कोई कम पढ़े लिखे व्यक्ति है, उसके बारे में हम ये बोलेंगे कि ये इस क्लास में ये बोलेंगे, सभी को पता है कि ये कम पढ़े लिखे व्यक्ति, ये कुछ मतलब कम पढ़ता है, तो उसके बारे में बोलेंगे ये बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, इतने अच्छे से पढ़ाई करता है कि पूरे क्लास का टॉपर बच्चे में से एक है। तो ये क्या हो गया? व्यंग करना हो गया। क्या हुआ? व्यंग करना। ऐसे हम बोलेंगे तो वो व्यंग कहलाएगा, यानी व्यंग कर रहा है। तो इसमें कहानी में बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो व्यंग लिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं व्यंग क्या क्या इसमें किया गया है। इस कहानी में बहुत सारे व्यंग हुआ है, लेकिन कुछ व्यंग को हम दिए हैं यहाँ पे। कहानीकार ने आरंभ होने से ही व्यंग का प्रयोग किया है। जगह जगह कहानी ने व्यंग्यपूर्ण स्वरों का परिचय दिया है। ऐसा परिचय दिया है कि जो कहानी जो है व्यंग्यपूर्ण कहानी है। जैसे गाड़ी के संदर्भ में एक बात बताए हैं कि गाड़ी की चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। इसी तरह लड़कियां के बारे में भी कहा है कि लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को इस बात पे गर्व है। इस तरह लेखक ने व्यंग्य स्वरों में परिचय दिया और व्यंग्य का सबसे अलग कह सकते हैं और सबसे अच्छा जो व्यंग्य किए हैं वो ये बताया है कि व्यंग्य के सबसे बढ़िया प्रयोग उन्होंने कासू के बारे में कहा है कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। क्या किया? हंस जो है कौओं की जगत में शामिल होने के लिए ललक गया। इस तरह अनेक वाक्य प्रमाण हैं जो ये साबित करते हैं कि कहानी का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। इससे ये सब साबित हो जाता है कि कहानी का जो कहानीकार है वो कहानीकार का स्वर जो है, बोला गया बातें हैं, वो व्यंग्यपूर्ण है। कैसा है? व्यंग्यपूर्ण है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, विष के दांत के कहानी का सारांश। तो विष के दांत के कहानी का सारांश जो है वो आप यहाँ पे देख लें। सिर्फ हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप देख लें शुरू से अंत तक। ठीक है, आप स्किप भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके लिख लेंगे कहानी का ये क्या है, कहानी का सारांश। ठीक है, तो इतने बड़े जो कहानी का सारांश है ये आप लिख लेंगे और ये कहानी आपका, कहानी से जितने भी क्वेश्चन आंसर है सारा के सारा कम्प्लीटली समाप्त हो चुका है। हम एक शॉर्ट वीडियो ऐसे भी बना देंगे 5 मिनट का, जिसमें कहानी का सारांश के बारे में बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ कहानी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने जितना भी देखा क्वेश्चन, सारा के सारा क्वेश्चन को समझ गए होंगे और कहानी सुन करके आए होंगे, तब तो यहाँ पे कहीं से कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं होगा। सिर्फ हम बताए होंगे और आप इस कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो कहानी को समझ गए होंगे ये सारे चीज़ों को। चलिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।